In this video, we will discuss the topic Phillips curve. Now, there are 10 videos on the topic Phillips curve. This is first part of the 10 videos. First part is related with introduction. For the inflation unemployment trade-off long run Phillips curve, implications, Tobin's view, solo view, rational expectations on Phillips curve, must watch the complete set of these videos, all the 10 videos. The first part we will study in this video, that is the introduction of Phillips curve. A.W. Phillips, William Phillips, a British economist and a professor at London School of Economics, brought out an empirical and theoretically sound study in 1958 on the relationship between unemployment and the change in money wage rates in British economy during the period 1862 to 1957. जो A.W. फिलिप्स हैं, ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट हैं, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमी की स्टडी की है इस पीरियड की 1962 टू 1862 टू 1957। तो इतने सालों की इन्होंने स्टडी की है, एम्पिरिकल स्टडी की है, डेटा कलेक्ट किया है, डेटा अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेज रेट। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईयर लिखे पहले, फिर लिखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फिर लिखा मनी वेज रेट। तो सारे साल सिंस 1862, 3, 4, 5, 6, 7, 1957 तक उस पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, मनी वेज रेट कितना है, इन्होंने ये सारा डाटा एम्पिरिकल स्टडी करने के लिए लिखा ब्रिटिश इकॉनमी का। फिर इन्होंने फाइंड किया इन दोनों में रिलेशन। तो उस रिलेशनशिप के बेस पर इन्होंने जो कर्व दी है, रिलेशनशिप की कर्व, दैट इज नोन एज द फिलिप्स कर्व। Phillips found an inverse relation between the rate of change in money wage rate and the rate of unemployment. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट और मनी वेज रेट में जो रिलेशन फाइंड किया फिलिप्स ने, जो इनको मिला, वो मिला इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर मनी वेज रेट कम हो जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और अगर मनी वेज रेट बढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ऐसा रिलेशनशिप है। द राइज इन मनी वेज रेट अब मे बी द कॉज और अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो भी हम फिलिप्स कर्व स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशनशिप दिखाया है। तो पर डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन का स्टडी नहीं हुआ। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ मनी वेज रेट की स्टडी की है फिलिप्स ने। तो मनी वेज रेट जो है, मनी वेज रेट फिलिप्स के अकॉर्डिंग, या वैसे भी अगर हम इकॉनमी में देखें, वो इन्फ्लेशन का ही कारण है या इन्फ्लेशन का अफेक्ट है। क्योंकि मनी वेज रेट बढ़ेंगे
तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, और इन्फ्लेशन होने से मनी वेज रेट बढ़ाने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। तो इसलिए मनी वेज रेट बढ़ना मीन्स प्राइसेस का होना, प्राइसेस का बढ़ना, इन्फ्लेशन का होना। देयरफॉर वी कैन से इन एनी केस, चाहे वो कॉज हो चाहे अफेक्ट हो, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इंटर रिलेटेड। तो जैसे भी है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंटर रिलेटेड हैं। तो ये शो किया है फिलिप्स ने। फ्रॉम पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, फिलिप्स कर्व रिवील्स that there exists a trade-off between rate of unemployment and rate of change in money wage rate. That is, a lower rate of unemployment can be achieved only by allowing money wage rate to increase up to a certain level. This implies that inflation reduces unemployment. तो ये नेगेटिव रिलेशन हो गया कि अगर मनी वेज रेट बढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अगर मनी वेज रेट कम होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेज रेट में ट्रेड ऑफ है। मनी वेज रेट को हम बोल रहे हैं इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि जब हम दोनों ऑब्जेक्टिव्स, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, या कोई भी दो ऑब्जेक्टिव जब हम एक टाइम पर पूरे नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू। ऑफ बंद हो जाना, ट्रेड बंद हो जाना मीन्स नो रिलेशनशिप, क्या आप ये दोनों अचीव नहीं कर सकते। तो इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी एक और वीडियो है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, उसका एक हेडिंग है कन्फ्लिक्ट अमंग ऑब्जेक्टिव्स। तो उस वीडियो में दिखाया हुआ है डिटेल में ट्रेड ऑफ बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसीज। तो फिलिप्स के अकॉर्डिंग हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेज रेट में इन ट्रेड ऑफ है। कैसा ट्रेड ऑफ है कि लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हमने अचीव करना है तो हमें मनी वेज रेट को बढ़ाना होगा। दिस इम्प्लाइज दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों में ट्रेड ऑफ है। तो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो इन्फ्लेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो हमें इन्फ्लेशन टॉलरेट करनी पड़ेगी। और अगर हमने इन्फ्लेशन को कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट को टॉलरेट करना पड़ेगा। दिस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो हमने कहा था, देयर इज नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिलिप्स ने जो ओरिजिनली अपनी कर्व दी है वो कुछ ऐसी कर्व है, डायग्रामेटिकली आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो। The Phillips curve is drawn on the basis of an equation fitted to the actual data। तो जो यूज़ की है इक्वेशन फिलिप्स ने, वो जो ये वाली इक्वेशन यूज़ की है, y प्लस ए इक्वल्स टू बी एक्स रेज टू पावर सी। तो डाटा है जो उनका डाटा था 1862 से लेकर 1957 तक, ब्रिटिश इकॉनमी का डाटा अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड मनी वेज रेट। Here y means the rate of change of wage rates, x is the percentage of unemployment। so ये दो वेरिएबल हैं, y है अनएम्प्लॉयमेंट और x है y है वेज रेट और x है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप यही मान लो कि y
एक्सिस पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेज रेट, चेंज इन मनी वेज रेट, एंड एक्स एक्सिस पर है अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो वाई एक्सिस दो वेरिएबल लिए हैं, एंड these points A, B, C, these are the constants that can be obtained. So A is obtained through trial and error. The estimated equation by Phillips is, जो Phillips ने found किए हैं A, B, C की values with the help of this equation by using the British economy data on unemployment and money wage rate from 1862 to 1957. तो ये उन्होंने फाइंड की है इक्वेशन y plus 0.9 equals to 9.638 x raised to power minus 1.394। तो अगर हम log ले लें दोनों साइड, ये बन गया log this y plus this। तो log लेने से इसको हम ऐसे लिखें log 9.638। तो जैसे हम दो चीज़ें हैं log this plus log this, तो ये इसका log आगे आ जाएगी पावर log m रेज टू पावर n जैसे होता है, तो -1.394 log x। इसको मैं आपको दोबारा इक्वेशन को log की तरह बता देता हूँ करके। जैसे देखो ये इक्वेशन है, y equals to 0.900 equals to 9.638 x raised to power -1.394। तो अगर हम दिस इज प्लस सॉरी y प्लस, अगर हम log लें तो बोथ साइड, तो ये हमारा बन गया log y plus 0.900 equals to log 9.638 x भी स्मॉल ले लेते हैं हम, यहाँ y स्मॉल है, -1.394। तो ऐसा कुछ बन गया। देखो इधर भी log आ गया, इधर भी log आ गया। देयर आर टू फंक्शंस, एक ये है, एक ये है, एंड यू नो देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ log, log m into n equals to log m plus log n। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई है आगे, log y plus 0.900, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली log m plus log n, log 9.638 plus log x raised to power 1 minus 1.394। अब यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे log की, दिस इज log m रेज टू पावर n। ये होता है n log m, log की प्रॉपर्टी है कि पावर आगे आ जाती है, log m रेज टू पावर n मीन्स n log m। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेफ्ट साइड पर है हमारा log y प्लस 0.900 इक्वल्स टू log 9.638। तो ये पावर आगे आएगी, माइनस की है तो इस प्लस के साथ ये माइनस हो जाएगा, 1.394 log x। तो ये बन गई फाइनल इसकी इक्वेशन, log y प्लस 0.900 इक्वल्स टू, तो इसका log ही देख लिया, इसकी log वैल्यू ही चेक कर ली 0.984,
-1.394 log x। तो अगर हम इसकी लॉग वैल्यू को ही देख लें तो ये लिख दी इन्होंने 0.984। अब लॉग कैसे देखना है, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में। So this is the final curve given by Phillips, and this is the final equation given by the Phillips. So there is a negative point also. So this is a negative relation between change in money wage rate and unemployment. Some economists like Derenberg, Dornbusch and Fisher, Eckley and Clahe, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, डेरनबर्ग, थॉमस एफ डेरनबर्ग has written a popular book on macroeconomics with Duncan M. McDougall, published by McGraw-Hill. Dornbusch, Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher, and Richard Starts written a popular book on macroeconomics published by McGraw-Hill. Now this book is in its 13th edition. Gardner Ackley was an American economist. Fred R. Glahe has written a popular book on macroeconomics with Dwight R. Lee, published by Thomson Learning. These economists, some of economists like Dernberg, Dornbusch and Fisher, Eckley and Clahe, extended Phillips curve and used US data and found a positive relation between rate of inflation and rate of employment. ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं मेनली, तो इन्होंने फिलिप्स कर्व को एक्सटेंड किया है यूएसए में। यूएसए का डाटा यूज़ किया है इन्होंने, जैसे फिलिप्स ने ब्रिटेन का डाटा यूज़ किया था। और यूएसए में इन्होंने फाइंड किया है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे फिलिप्स ने फाइंड किया था नेगेटिव रिलेशन, तो ये नेगेटिव रिलेशन ही है, वो था इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट की जगह यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कर दिया तो इट मीन्स ये बन गया पॉजिटिव रिलेशन। इट मीन्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज इन्फ्लेशन रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ेगा। दिस रिलेशन, that is the negative relation, inverse relation between inflation and unemployment. This relation can be explained both the demand pull and wage push factors. तो दोनों तरफ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी अप्लाई होता है इसमें, और कॉस्ट पुश या वेज पुश इन्फ्लेशन भी अप्लाई होता है। सपोज डिमांड पुल फैक्टर्स, इन दिस केस डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस as increase in prices gives। अब जैसे ही लेबर की डिमांड बढ़ती है प्राइसेस बढ़ने से, फर्म्स इंसेंटिव, इंक्रीज इन प्राइसेस गिव्स फर्म्स इंसेंटिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब मान लो प्राइसेस इंक्रीज हुई चीज़ों की, दैट जिसको हम इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन होने से अनएम्प्लॉयमेंट कम कैसे होगा। अब देखो, ये इन्फ्लेशन हुई, प्राइसेस बढ़े, प्राइसेस बढ़ने से फर्म्स को इंसेंटिव मिला, मोटिवेशन मिला कि वो और प्रोडक्शन करें।
अब जब और प्रोडक्शन करेंगे तो और लेबर को काम पर लगाएंगे, तो लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी। लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। थस विद इंक्रीज इन मनी वेज रेट्स, मनी वेज रेट इंक्रीज होते हैं अगर, फॉलोइंग द राइज इन इन्फ्लेशन रेट, मनी वेज रेट इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होने से फर्म्स को इंसेंटिव मिलेगा प्रोडक्शन ज़्यादा करने का, तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट विद द अपवर्ड मूवमेंट इन वेज रेट, जैसे ही वेज रेट अप होगी, फॉलोइंग द राइज इन प्राइसेस, साथ के साथ ही प्राइसेस बढ़ेंगे, द डिमांड फॉर लेबर इज़ क्विक एंड रैपिड, तो लेबर की डिमांड ज़रूर इंक्रीज होगी साथ के साथ ही। तो इसमें ये दिखाया है कि जब मान लो वेज रेट इंक्रीज होगा, मनी वेज रेट, तो उसके साथ की साथ ही मनी वेज रेट इंक्रीज होने से चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, प्राइसेस इंक्रीज होने से जो डिमांड फॉर लेबर है वो इंक्रीज होगी, ये क्विक होगा, क्विक एंड रैपिड। ऑन द कंट्रेरी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन, अगर हम रिसेशन की बात करें, रिसेशन डाउन जाने की सिचुएशन इकॉनमी की, और डिफ्लेशन, वर्कर्स आर रिलक्टेंट टू ऑफर देयर सर्विसेज एट लेस दैन द प्रिवेलिंग वेज रेट्स, तो अब अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो वर्कर्स के वेज कम होने चाहिए, बट जो वर्कर्स हैं वो वेज रेट को कम होने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि वेज रेट कम ना हो, रिलक्टेंट हो गए वो वेज रेट कम करने से, तो कम वेज पर वो अपनी सर्विस कोशिश करेंगे कि हम ना प्रोवाइड करें। व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज़ लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, तो लेबर की डिमांड कम है क्योंकि रिसेशन है, लेबर की डिमांड कम होने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इट मीन्स अगर डिफ्लेशन हुई, प्राइसेस को हमने कम कर लिया तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई, नेगेटिव रिलेशन फिर बन गया इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। It means that downward adjustment of the wage rate is slow and that unemployment increases with the decrease in wage rate, तो unemployment बढ़ जाता है wage rate के कम होने से। अब ये जो है देखो, thus we can conclude that upward movement in wage rate is rapid during recovery period, during boom period, और क्विक है, रैपिड है, क्विक है, डिमांड लेबर की बढ़ती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो इंक्रीज है ये क्विक है, बट डाउन जाने वाला क्विक नहीं होगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, एंड डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन वेजेस ग्रेजुअल, रादर स्टिकी, बल्कि होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत स्लो होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन। दीज ट्रेंड्स मेक फ्लिप्स कर्व नॉन लीनियर कर्व विद अ नेगेटिव स्लोप, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो नॉन लीनियर कर्व है, एक नेगेटिव स्लोप है। अब देखो आप क्या मतलब है इसका, ये हमने मान लो बनाई कर्व, तो ये नॉन लीनियर हो गई क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, नेगेटिव स्लोप है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, ये है अनएम्प्लॉयमेंट, ये है मान लो इन्फ्लेशन रेट। तो हम ये कह रहे हैं कि जब इन्फ्लेशन होता है, मान लो हाई प्राइसेस हैं, यहाँ पर अगर हम देखें
यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफ्लेशन के टाइम, जब रिसेशन चल रहा है, डिफ्लेशन के टाइम, ये रिसेशन हमने इसलिए बनाया क्योंकि प्राइस बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। इन दोनों को देखें अगर हम, ये कम है, ये ज़्यादा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ये ज़्यादा है, ये कम है। मींस जो अपवर्ड मूवमेंट है वो क्विक है और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो इसकी वो एडजस्टमेंट टाइम लेती है। तो वेज रेट कम नहीं हो रहे, वेज रेट कम ना होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इसलिए जो फ्लिप्स कर्व है वो नॉन लीनियर कर्व बन रही है विद अ नेगेटिव स्लोप। दिस वाज द डिमांड पुल फैक्टर। नाउ वेज पुश फैक्टर। Wage push inflation is caused by an autonomous demand by the labor unions for increase in wages in excess of increase in labor productivity. तो वेज पुश इन्फ्लेशन कब होती है, ये हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। जब लेबर यूनियन वाले ज़्यादा वेज की डिमांड करते हैं प्रोडक्टिविटी से, तो अगर जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई लेबर की उतनी ही वेज इंक्रीज़ हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सप्लाई भी उतनी इंक्रीज़ हो गई। बट जब ये प्रेशर बनाते हैं यूनियंस के थ्रू कि हमारी वेज रेट इंक्रीज़ करो, ज़्यादा इंक्रीज़ करवा लेते हैं, प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज़ नहीं होती, तो उससे इन्फ्लेशन होती है जिसको हम कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। द एक्सटेंट टू विच लेबर यूनियंस कैन पुश वेजेस अप डिपेंड्स अमंग अदर थिंग्स ऑन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो लेबर यूनियन है कितनी का सक्सेस हो जाएगी, कितना वेज बढ़ाने में, ये डिपेंड करेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। द लोअर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, द ग्रेटर द यूनियंस पावर टू पुश द वेजेस अप। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो यूनियन के पास ज़्यादा पावर होगी कि वो वेज रेट को बढ़ा लें, एंड वाइस वर्सा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो यूनियन के पास ज़्यादा वेज बढ़ाने के लिए नहीं प्रेशर होगा। ऑल्सो द पीरियड ऑफ लो अनएम्प्लॉयमेंट, पहले वाला जो हम बात कर रहे हैं, लो अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली अ साइन ऑफ बॉयंट प्रोडक्ट मार्केट एंड हाई प्रॉफिट्स। बॉयंट का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, अप इकॉनमी जा रही है, क्योंकि जब इकॉनमी अप जाएगी, प्रोडक्ट मार्केट अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तभी हम कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इकॉनमी ऊपर जा रही है, प्रॉफिट्स हाई हैं, एम्प्लॉयर्स विलिंग एंड एबल टू पे हायर वेजेस। तो एम्प्लॉयर्स भी हायर वेज पे करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि बॉयंट प्रोडक्ट मार्केट है, हाई प्रॉफिट्स हैं। देयर इज देयरफॉर ए फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट इन वेजेस एंड डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये लाइन जो है वो, यहाँ पर ये लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल टाइप है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप है। तो यहाँ इसकी स्लोप ज़्यादा है। ज़्यादा स्लोप होने का मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेज बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है वो ज़्यादा है, बड़ी बड़ी है, देखो इतना गैप है। यहाँ पर मूवमेंट छोटी है।
On the contrary, when unemployment rate is high, profits are low. तो अब अगर हम डिफ्लेशन वाली साइड चलें, labor unions are constrained to demand high wage rates, and employers on their part resist paying higher wages. तो जब इकॉनमी डाउन साइड जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, प्रॉफिट्स भी लो हैं एंटरप्रेन्योर के, तो लेबर यूनियन भी प्रेशर नहीं बना पाती हाई वेज रेट मांगने के लिए, और जो एम्प्लॉयर हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हायर वेज ना पे किया जाए. Thus, with high rate of unemployment, wages tend to decline. तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, वेज रेट कम हो रहे हैं, these relationships produce a Phillips curve. तो इन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश दोनों फैक्टर्स फिलिप्स कर्व को एक्सप्लेन करते हैं. So this was about the introduction of the Phillips curve for inflation unemployment trade-off, for longer run Phillips curve, for policy implications of the Phillips curve, Tobin's view on Phillips curve, Solo's view on Phillips curve, rational expectations and Phillips curve, and conclusion of the Phillips curve. Must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.